हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज हम पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार भी इसे कहा जाता है। देखिए, ये टर्म बिल्कुल नया नहीं है। आप सामान्य बोलचाल की भाषा में भी बोलते होंगे कि यह मेरा अधिकार है या यह उनका अधिकार है, राइट्स। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो एक विद्यार्थी के रूप में आपका अधिकार। अगर उसी स्कूल कॉलेज में कोई पढ़ाता है तो एक शिक्षक, एक प्राचार्य के रूप में उसका अधिकार। अगर कोई किसी कंपनी में काम करता है तो एक कर्मचारी के रूप में उसका अधिकार, या कोई मजदूरी ही करता है तो एक मजदूर के रूप में उसका अधिकार। बेसिकली ऐसी चीज़ों को जो उस इंसान, उस व्यक्ति के लिए अति महत्वपूर्ण है, आवश्यक है उसके जीवन के लिए, उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम कहते हैं क्या कि यह चीज़ उसके अधिकार क्षेत्र में आनी चाहिए, यह उसका अधिकार है, क्योंकि इसके बिना उसके जीवन एक अधूरी कल्पना सी है। राइट। तो ऐसी चीज़ों को हम मानते हैं कि ये उसका अधिकार क्षेत्र है और इसी टर्म से मिलकर बना है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इस मौलिक अधिकार की चर्चा कहाँ की गई है? पॉलिटी की बात करें और संविधान की बात ना हो, संविधान में इसकी व्याख्या की गई है। संविधान में भी कहाँ की गई है, आगे हम अभी देखेंगे इस चीज़ को। राइट। उससे पहले हम समझते हैं कि अगर एक सामान्य पृष्ठभूमि के रूप में अगर ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार होता क्या है, एक डिफिनेशन देने की कोशिश की गई है। आइए उसे देखते हैं कि होता क्या है। वैसे अधिकार जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक माने जाते हैं। सर्वांगीण विकास कहने का क्या मतलब होता है? सर्वांगीण विकास मतलब उस इंसान की भौतिक, बौद्धिक, नैतिक या आध्यात्मिक हर तरह का विकास संभव हो। अगर ऐसे विकास की हम कल्पना करते हैं और ऐसे अधिकार को देने की कोशिश करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि यह मौलिक अधिकार है। फिर इसकी व्याख्या कहाँ की गई है? अभी मैंने आपको बताया, इसकी व्याख्या हमारे संविधान में की गई है। संविधान के भाग 3 में। जैसा कि हम जानते हैं, मूल रूप से वैसे हमारे संविधान में 22 भाग थे, जो आगे चल के 25 हो गए, तो कैटेगराइजेशन चलता है। लेकिन फिलहाल अभी देखें कि ये भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है, हमारे सभी फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का। वैसे मूल रूप से देखें तो इनकी जो संख्या थी वो संख्या 7 थी। लेकिन अभी वर्तमान में अगर आपसे कोई पूछे कि कुल कितने मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं, तो आपको कहना होगा 6 मौलिक अधिकार हमारे अभी संविधान में है। एक मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। इसकी भी एक पूरी पृष्ठभूमि है। देखिए, शुरुआत से ही जब से हमारा संविधान बना तो जो दार्शनिक लोग हैं, जो इस तरह के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, उनके बीच अक्सर ये वाद विवाद और तर्क का विषय रहा है कि क्या संविधान में लिखी गई सारी बातें तात्कालिक परिदृश्य से लेके आज के समय तक क्या सेम प्रासंगिक बनी हुई है क्या? ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। समय दर समय चीज़ों की प्रासंगिकता बढ़ती है या घटती है, या परिवर्तन तो कम से कम होता ही है। राइट। तो ये एक दौर चला और आज भी चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूर्व रूप से लिखी गई थी, उसकी प्रासंगिकता आज कमी है या फिर आज उस हिसाब से नहीं है जैसे पहली थी। राइट। तो उस दौरान एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का विवाद 1973 में काफ़ी चर्चे में था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दिया, अपना जजमेंट दिया, और उस आधार पर ये माना कि हाँ, जो हमारा मौलिक अधिकार है वो बिल्कुल 100% हमारे संविधान का पार्ट है, और अगर ये संविधान का पार्ट है तो इसमें संशोधन भी पॉसिबल है। आगे हम देखेंगे कभी कि आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ये माना कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं और मौलिक अधिकार में भी कर सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है, संभावना है। इसी के आधार पर 1978 में 44वें इस बात को मेंशन कर देते हैं कि ये रहा आपका इस चीज़ को, ये 44th ये अमेंडमेंट 1978 में क्या किया गया, इसको रिमूव कर गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। किस? मौलिक अधिकार की श्रेणी से। तो वर्तमान में कितने बच गए? टोटल 6 मौलिक अधिकार बच गए। राइट। आइए देखते हैं उसमें कि ये 6 मौलिक अधिकार अभी जो वर्तमान में बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, पहला है समानता का अधिकार। इसकी चर्चा कहाँ की गई है? वो की गई है आर्टिकल 14 से 18 के बीच। राइट। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी व्याख्या कहाँ की गई? 19 से 22 के बीच में।
19 से 22 के बीच में, 8 के 19 से 22 के बीच में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसकी व्याख्या कहाँ की गई है? आर्टिकल 23-24 में। फिर चौथा देखिए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी व्याख्या कहाँ की गई है? अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। फिर आगे देखिए पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसकी व्याख्या कहाँ की गई है? 29-30 में। और तो ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, जब इसकी डिटेल्स व्याख्या करेंगे तो हम उन्हें भी देखेंगे। इसकी व्याख्या कहाँ की गई है? अनुच्छेद 29-30 में। एक हमने देखा ही संपत्ति के अधिकार, अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि ये 1978 में इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको हटा लिया गया था। तो छठा बच गया हमारे पास, वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आर्टिकल 32 में कहा गया। और इसी अधिकार को बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है कि ये आपका संविधान की आत्मा कहा है। ये टर्म बहुत ही जरूरी है, आप इसको ध्यान रखें कि इसे कहा क्या कि संविधान की आत्मा। किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने। राइट, आइए फिर हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर मौलिक अधिकार, अभी मैंने आपसे कहा कि एक अधिकार की श्रेणी होती है, दूसरा एक मौलिक अधिकार उसी में जुड़ के आ गया। तो क्या ये जो मौलिक अधिकार है, क्या ये अन्य अधिकारों से अलग है? क्या कुछ खास है? क्या ऐसी कुछ अपनी विशेषता भी है क्या? आइए देखते हैं। है, बिल्कुल विशेषता है। ये अन्य अधिकारों से कुछ तो विशेष है। कैसे है? देखिए, इसकी विशेषता की बात करें तो क्या है कि संविधान द्वारा संरक्षित है। सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी यही है कि सामान्यतः हर कानून या हर अधिकार की व्याख्या समानतः हमारे संविधान में नहीं की गई है। समान रूप में होता है, लेकिन इस अधिकार की जो है वो बाकायदा संरक्षित किया गया है, रक्षा की गई है। किससे? किसके द्वारा की गई है? संविधान के द्वारा की गई है। किसके? मौलिक अधिकार का। दूसरा क्या है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय मतलब होता है क्या कि न्यायालय इसको लागू कराने हेतु अगर किसी इंसान को यह दिया जाता है तो उसको मिले, इस बात की पुष्टि करता है, इस बात को जस्टिफाई करता है, वो सुनिश्चित करता है कि हाँ उस इंसान को ये मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो ये इसमें न्यायालय हस्तक्षेप करते हैं और अपने विभिन्न कानूनों के माध्यम से इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ उस इंसान को यह जरूर से जरूर मिले। राइट, तो इसीलिए कहा जाता है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। और न्यायालय हमारे जैसा कि आप जानते हैं सिस्टम में दो तरह के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट्स उच्च न्यायालय। दोनों के द्वारा है ये पॉसिबल, आर्टिकल 32 में, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स के द्वारा। कैसे ये दोनों रिट जारी करते हैं इस संदर्भ में, वो चीज़ें इसी से रिलेटेड है। जब हम आगे देखेंगे डिटेल्स तो इसको भी समझेंगे। ठीक है, आगे फिर देखते हैं कि युक्त प्रतिबंध। ये टर्म देखेंगे जरा आप, ये टर्म पॉलिटी का है और इसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हर तरीके से बिल्कुल ओपन है और इसको हम कहीं से भी कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा है, पॉसिबल है। ऑल्दो ये अधिकार काफ़ी नैसर्गिक है, प्राकृतिक है और हर इंसान के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है, लेकिन फिर भी समय दर समय इस पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं और लगाए जा सकते हैं, है इसी हिसाब से। और उसी का एक कहा गया है कि ये देखिए, और एक और देखिए कि सामान्य शर्तों को निरस्त तो नहीं किया जा सकता, इसको सामान्य शर्तों में इसको निरस्त तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ राष्ट्रीय आपातकाल में इसको हम निरस्त कर सकते हैं। और तो वहाँ भी एक कंडीशन अप्लाई है कि अनुच्छेद 20 और 21 में प्रदत्त जो अधिकार है उसको छोड़कर। 20 और 21 में क्या है, अभी हम आगे डिटेल्स देखेंगे तो समझेंगे उसको कि ऐसा क्या खास है कि हम आर्टिकल 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति जैसी स्थिति में भी हम उसे रिमूव नहीं कर सकते, उसको निरस्त नहीं कर सकते, उसको बनाए रखा जाता है। राइट, आइए आगे देखते हैं। अब इसके कैटेगरीज को हम अलग अलग समझते हैं कि आखिर जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो यहाँ पे तो हमने देखा कि 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार, या फिर 19 से 22 में जो दिए गए हैं, इस 14 में भी क्या है, फिर 15 में क्या है, 16, 17, 18 पर्टिकुलर हर मौलिक अधिकार को देखना जरूरी, ताकि हमें ये समझ में आए कि पर्टिकुलर उस अनुच्छेद में किस चीज़ों की चर्चा की गई और किस तरह के अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। राइट, आइए इसी को कैटेगराइज करते हैं। और पहला है समानता का अधिकार। इसी कैटेगरी का है जिसकी व्याख्या कहाँ की गई है, 14 से 18 के बीच। राइट, उसमें देखें कि पहले है 14 से 18 में 14 है,
इसमें क्या कहा गया कि भारत के क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति कहने का मतलब है कि देश में तो दोनों तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। एक वो हो सकते हैं जो यहाँ के नागरिक हो, एक वो भी हो सकते हैं जो यहाँ गैर नागरिक हो लेकिन हमारे देश में रहते हो माफ कीजिए, तो हमारे देश में रहते हो, आए हो, विदेशी टूरिस्ट हो या फिर कोई और हो। तो ये जो अधिकार है अनुच्छेद 14 ये उन्हें भी प्रदान होगा, उन्हें भी प्राप्त होगा। राइट, वही बात यहाँ कही गई है कि भारत के क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक हो को कानून के समक्ष समानता, दो टर्म ध्यान रखिए कि कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। कोई अगर किसी इंसान को किसी तरह का कोई अधिकार दिया गया है कानून के समक्ष, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी विशेष व्यक्ति के लिए विशेष तरह का कानून और किसी विशेष व्यक्ति के लिए विशेष तरह का कानून, हम दो इंसान जो सेम कैटेगरी का है, सेम स्तर पर बराबर है, हम अलग अलग इस आधार पर जजमेंट नहीं दे सकते। या फिर कानून जो है उसे दो दृष्टि से कभी नहीं देखेगा बल्कि समान दृष्टि से देखेगा। वो चाहे क्राइम करने वाला या फिर कोई काम करने वाला कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, दोनों के लिए जो कानून लगाया जाएगा वो सेम लगाया जाएगा समान पृष्ठभूमि के आदमी के लिए। मैं ये बात समान पृष्ठभूमि क्यों कह रहा हूँ आगे आने पे उसको देखेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है। राइट, आगे देखें दूसरा क्या है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया कि किसी भी नागरिक के साथ, टर्म याद रखिए, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये टर्म्स को जरूर याद रखिए, कई बार एग्जामिनेशंस में सीधा टर्म्स ही पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 15 के अंतर्गत इसमें से किस आधार पे भेदभाव संभव है। राइट, तो आप इस टर्म को याद रखिए या फिर नहीं संभव है, जैसा भी क्वेश्चंस बनता हो टर्म को याद रखिएगा। किसके आधार पे, धर्म के, जाति के, वंश के, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, इस 15 में याद रखिए कि इसी आधार पे हम शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पर पिछड़े वर्गों को हम इसी आधार पे आरक्षण भी देते हैं। कई बार हम महिलाओं को आरक्षण देते हैं, तो यहाँ पे एक टर्म को और जरूर ध्यान रखें कि इसमें आरक्षण का प्रावधान संभव है या फिर दिया जाता है आर्टिकल 15 में, ये पॉसिबल है। क्योंकि जब आप किसी को इन सब चीज़ों के आधार पे भेदभाव से दूर रखेंगे ना, इन चीज़ों के लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी। आप ये भी तो सोचें कि जब आप किसी इंसान को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या वंश, इन सब कैटेगरीज के आधार पे भेदभाव करते हैं, तो वो इंसान सार्वजनिक चीज़ों का उपयोग कैसे कर पाएगा। अगर कोई इंसान जो किसी दूसरे धर्म का है और जिस क्षेत्र में रहता है या फिर जिस क्षेत्र से गुजर रहा है वो किसी धर्म विशेष की वहाँ पे बहुलता है, तो क्या उस धर्म विशेष के लोग उसको वहाँ से गुजरने में कोई कठिनाई पैदा करेंगे क्या। ये कह सकते हैं क्या कि नहीं आप इस सड़क पे नहीं चल सकते हैं, ये सड़क हमारी किसी विशेष धर्म की है या फिर किसी विशेष जाति की है, या फिर कोई सार्वजनिक कुआं है, कोई पंप है, चापाकल जो बोलते हैं, कोई पंप है, वहाँ से किसी विशेष कैटेगरी, विशेष वर्ग का आदमी पानी पीने गया और लोगों ने मना कर दिया कि नहीं आप किसी विशेष जाति के हैं तो आप इस पंप से, हैंडपंप से पानी नहीं पी सकते हैं, इस तालाब से पानी नहीं ले सकते हैं। ये पॉसिबल है क्या। ये हमारे समाज में ये एक कुप्रथा है, लेकिन ये चली आ रही थी और कुछ हद तक अभी भी है। राइट, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए ही आर्टिकल 15 की आवश्यकता पड़ी और इसके आधार पर भी कई बार इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हम आरक्षण का प्रोविजन देते हैं। याद रखेंगे, हम सामाजिक या फिर शैक्षणिक, ऐसा भी कह सकते हैं, शैक्षणिक आधार पे पिछड़ेपन उस वाले कैटेगरी में हम आरक्षण देते हैं। आगे है नेक्स्ट देखें, अनुच्छेद 16। इसमें क्या है, इसमें है कि सार्वजनिक रोजगार, जैसे कि सरकारी नौकरी, सामान्यतः हम बोल देते हैं कि सार्वजनिक कहने का मतलब है पब्लिक, यानी कि सरकारी नौकरियों में हम अवसर की समानता, टर्म्स याद रखें। 16 में क्या है कि अवसर की समानता, कैटेगराइजेशन सेम है, सेम आधार पे, हम किस आधार पे, जाति, धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये चीजें सेम दोनों हैं। बस ध्यान रखिए इस बात में कि यहाँ फिर क्या है, आपने कुछ सुना होगा, यहाँ पे आपने देखा होगा क्या कि कैरी फॉरवर्ड जैसे कई सारे टर्म्स आते हैं, जैसे पदोन्नति में ये देखा होगा आपने कि पदोन्नति में आरक्षण,
ये देखा होगा आपने। या फिर कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड मतलब कहते हैं कि खाली सीटों को आगे ले जाने की प्रथा, खाली सीटों को आगे ले जाने का जो नियम है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो चीज़ यहाँ से चलती है। जाते हैं आपको बैकलॉग, जब किसी चीज़ की वैकेंसी आती है, आप सुनते होंगे, आपने कहा क्या कि किसी खास कैटेगरी के लोगों की सीट वैकेंट रह गई, तो जब अगली बार उस चीज़ की वैकेंसी आती है तो उन वैकेंट सीट को उसमें ऐड कर दिया जाता है, लेकिन उस वैकेंट सीट को उस खास कैटेगरी के लोगों के लिए ही आरक्षित रखा जाता है सामान्यतः, ऐसा देखा गया है। तो यह इसे हम कहते हैं क्या, कैरी फॉरवर्ड की प्रथा, कैरी फॉरवर्ड का तरीका। उसी तरीके से काफ़ी समानता विवाद का विषय रहा है, काफ़ी डिबेट होते हैं इन चीज़ों पे, किस पे, पदोन्नति वाले पे। तो पदोन्नति पे आरक्षण, लेकिन है ये पॉसिबल है, किसमें पॉसिबल है, अनुच्छेद 16 इसका आधार बनता है। जैसे कि 15 आधार बनता था सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के आरक्षण का, उसी तरीके से 16 किसका बनता है, पदोन्नति में आरक्षण का। और कैरी फॉरवर्ड यानी कि खाली सीटों को आगे ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें आरक्षण का आधार बनता है, ये दोनों 15 और 16। राइट, फिर आगे देखते हैं आर्टिकल 17 में क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। ये टर्म सुना होगा आपने, अस्पृश्यता का अंत, जिसको कहते हैं छुआछूत का समापन। चीज़ें हैं कि ये शुरू से चलती आ रही है, छुआछूत एक अवधारणा है, बुरी अवधारणा है, कुप्रथा है, समानता। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो जो ये जो टर्म है ना अस्पृश्यता, इसको संविधान में कहीं फुल फ्लेज तरीके से कहीं व्याख्यात नहीं किया गया, इसको व्याख्या नहीं किया गया। अगर ऐसा या विषय में कोई सवाल बनता है कि अस्पृश्यता का उल्लेख तो है, लेकिन इसे हम क्लियर नहीं कर पाते, यानी जैसे इसके संविधान में इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं की गई है कि अस्पृश्यता मतलब क्या, परिभाषित नहीं किया गया। लेकिन फिर भी जो हिंदू धर्म में जो जाति प्रथा में छुआछूत की अवधारणा शुरू से देखने को मिली थी, अछूत की अवधारणा देखने को मिली थी, हम उस अछूत टर्म से इसको हम जोड़ पाते हैं और कहते हैं कि जो वहाँ अछूत टर्म था, जो अछूत जो बोला गया, इसी अछूत से हमने माना क्या कि ये जो अछूत टर्म था, इसी को हमने बोला कि क्या अस्पृश्यता है, माना कि छुआछूत को अंत कर देना है, ये बहुत बुरी कुप्रथा है, इसको अंत हो जाना चाहिए। इसकी व्याख्या कहाँ की गई, आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया उपाधियों का अंत, यानी कि किस तरह की उपाधि की व्याख्या की गई यहाँ पे। उपाधि कौन सी उपाधि, उपाधि में भी सैन्य और शैक्षणिक सम्मानों को छोड़कर, राइट। जैसे सैनिक को आपने सुना होगा, जो जनरल लगाते हैं, ब्रिगेडियर लगाते हैं, राइट। इस तरह की जो पद है सैनिकों को तो ये मिला है कि हाँ ये जनरल है, ये ब्रिगेडियर है या फिर कमांडेंट है, तो लोग लगाएंगे, इस तरह की चीज़ों को लोग लगाएंगे। या फिर जो शैक्षणिक रूप से जो सम्मान मिलती है उसको भी लगाएंगे, प्रोफेसर्स लगाएंगे, सारी चीज़ें लगाएंगे, वो मिलती है। लेकिन वो अन्य जो उपाधियाँ हैं ना, उसको हम मना ही करते हैं, उसका अंत करते हैं। बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, लोगों में एक विशेषता, जो अलग स्वभाव, अलगाव का भाव को दूर करने के लिए कि कुछ लोग अपने आप को विशेष कैटेगरी में न रखें। आपने सुना होगा पहले जब अंग्रेजों के शासन था या फिर उनसे भी पहले मुगल के शासनकाल में लोग तरह तरह की उपाधियां दिया करते थे, जैसे कि राय बहादुर, जैसे कि सर की उपाधि, जैसे कि खान बहादुर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, महाराज की उपाधि, राजा की उपाधि। ये आपने सुना होगा, आपको याद है राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने उपाधि। उससे पहले भी आपने सुना होगा शंकर नायर, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया था, सर शंकर नायर उनका नाम था। या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, नाइटहुड की उपाधि मिलता था ना, केसरी हिंद महात्मा गांधी को कई तरह की उपाधि मिलते थे। इन उपाधियों से लोगों में एक विशेष, एक अलगाव का भाव आता था कि वो विशेष हैं कुछ कैटेगरी से। तो हमने माना कि नहीं, जब सब लोग हैं तो एक समान है, उन्हें हम इस तरह की उपाधि देने का अंत करेंगे। अब हम उन्हें इस तरह की कोई उपाधि नहीं देंगे ताकि वो अपने आप को विशेष समझे, हम एक समानता का भाव लाएंगे आपस में, ठीक। लेकिन उसमें भी हमने आपको बताया कि सैन्य और शैक्षणिक वाले को हमने बिल्कुल प्रोफेसर हैं, सारी चीज़ें वो भी लेंगी, वो मिलेंगी। और साथ ही साथ भारत रत्न है या फिर पद्म पुरस्कारों में जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इन चीज़ों को अलग मानेंगे। इसे हम उपाधियों की कैटेगरी में नहीं रखते हैं।
बेसिकली ये जो है ना भारत रत्न है या फिर पद्मश्री हैं, हम इन्हें उपाधि नहीं मानते हैं, हम इन्हें उपलब्धि मानते हैं। एक टर्म आप याद रखें कि हम इन्हें उपाधि नहीं मानते, हम इन्हें मानते हैं कि दरअसल ये उपलब्धि है। ये तो किसी व्यक्ति विशेष ने हमारे देश में या फिर देश से बाहर ही के हों, उन्होंने इतना विशेष अपने पूरे जीवन पर में काम किया कि हमने उन्हें सम्मानित किया सम्मान के तौर पर, तो हम नहीं मानते कि उन्हें इस तरह की कैटेगरी राय बहादुर या फिर इस तरह की कैटेगरी से इसको समानता नहीं बनाते दोनों में, इसको विशेष बनाते हैं, कहते हैं कि ये उपलब्धि है बल्कि उपाधि नहीं है। राइट, तो ये देखा। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा कैटेगरी क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं आर्टिकल 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार। राइट।